हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आप देख रहे हैं आज भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि टीजीटी एसएसटी के लिए, टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो, भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण बिंदु। पॉइंट देखते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सर्वप्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। सर्वप्राचीन अभिलेख किसके हैं? ये अशोक के हैं। इन्हें सर्वप्रथम टिफेनियर महोदय ने खोजा था तथा जेम्स प्रिसेप महोदय ने सर्वप्रथम पढ़ा था। यहाँ से 3-4 पॉइंट हमारा बन जाता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में सर्वप्राचीन, सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना अभिलेख किसका है? तो अशोक का है, जो कि मौर्य वंश के वो शासक थे। इन्हें सर्वप्रथम टिफेनियर महोदय ने खोजा है। इस अभिलेख को किसने सर्वप्रथम खोजा है? टिफेनियर महोदय ने। और जेम्स प्रिसेप महोदय ने सर्वप्रथम पढ़ा है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अशोक के लिपि को किसने सबसे पहले पढ़ा है? तो जेम्स प्रिसेप महोदय ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डी आर भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अशोक का इतिहास किसने केवल अभिलेखों के आधार पर ही लिखा है? तो वो है डी आर भंडारकर ने। नेक्स्ट पॉइंट है। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम से एक पाषाण उपकरण प्राप्त करके किया। तो पाषाण कालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1863 में हुई थी, 1863 में। और किसने खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और इन्होंने क्या किया था? पल्लवरम से एक पाषाण उपकरण, पाषाण मतलब पत्थर का उपकरण प्राप्त करके किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का टॉपिक है वो सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी से सभ्यता के संबंधित बहुत सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम जिसमें हिस्ट्री रहता है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से 1-2 प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अवस्था वाले स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें केवल 6 को ही क्या किया गया है? नगर की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ से ये पॉइंट बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में कितनी संख्या में कितने नगर को ही संज्ञा दी गई है? नगर की कितने स्थानों को? तो स्थान है 6 स्थानों को किसकी संज्ञा दी गई है? नगर की संज्ञा दी गई। ये भी पूछा सकता है कि प्राप्त 6 स्थानों को किसकी संज्ञा दी गई है? नगर की संज्ञा दी गई है कि ग्राम की संज्ञा दी गई है कि किसकी संज्ञा दी गई है? तो हो गई नगर की संज्ञा दी गई है। और ये 6 स्थल कौन सा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये 6 स्थल कौन कौन से हैं? तो 6 स्थल शुरू करते हैं। पहला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहूड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि 6 स्थानों को ही नगर की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से है? वो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंद्रहूड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है और बनावली है। ये 6 स्थल हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बृहद स्नानागार उत्तरी तथा दक्षिणी पार्श्वों में सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। तो बृहद स्नानागार की विशेषता क्या है? कि इसके उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व मतलब बगल में सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। और सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? तो जॉन मार्शल ने इस स्नानागार की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से इस पॉइंट से ये क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पे खोजे गए हैं? ये हो गया। या फिर ये पूछा जा सकता है गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के स्थल स्वतंत्रता के पश्चात ज़्यादा सर्वाधिक खोजे गए हैं या स्वतंत्रता के पूर्व खोजे गए हैं? तो स्वतंत्रता के बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थान कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं एक वीडियो में एक जगह लाई हूँ। ये आप बहुत मुश्किल से ये पॉइंट आपको मिलता है, जो मैं आपके लिए लाई हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, सैंधव सभ्यता के अंतर्गत केवल कालीबंगा से ही नक्काशीदार ईंटों के प्रयुक्त होने के प्रमाण भी है। यानी कि सैंधव सिंधु सभ्यता में केवल कालीबंगा से ऐसे ईंट प्राप्त हुए हैं जिस पर नक्काशी की गई है। ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सैंधव सभ्यता की सभ्यता सबसे बड़ी इमारत है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ है। तो सबसे बड़ी इमारत कहाँ प्राप्त की गई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है। और ये अन्नों के रखने यानी कि अनाज के रखने के लिए सभ्यता मतलब सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ा ये इमारत है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं। अब स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है, कुछ बच्चे स्वास्तिक चिन्ह के बारे में नहीं जानते हैं, तो बता देते हैं। स्वास्तिक चिन्ह होता है ऐसे प्लस के आकार का होता है, और ये इसकी जो होती है इसके ऐसे ये मुड़े होते हैं जो कि क्लॉक वाइज होते हैं। क्लॉक चलता है ना, ऐसे क्लॉक चलता है, तो ये जो होता है स्वास्तिक का ये निशान क्लॉक वाइज चलता है। तो कितने बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता है कि स्वास्तिक का जो निशान है वो क्लॉक वाइज रहता है या एंटी क्लॉक वाइज। कुछ बच्चे स्वास्तिक के निशान को लिख नहीं बता नहीं पाते हैं, बहुत दिनों तक वो नहीं पता रहता है। अब मुझे लग रहा है कि अभी भी जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। स्वास्तिक का निशान जो होता है, कुछ बच्चे ऐसे ही बना लेते हैं कि क्या तो ये भी तो स्वास्तिक का निशान है। नहीं, ये जो है स्वास्तिक के निशान गलत है। स्वास्तिक के निशान हमेशा क्लॉकवाइज रहता है। स्वास्तिक के निशान कैसे रहता है, वो क्लॉकवाइज चलता है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। ये स्वास्तिक का निशान है। तो ये सर्वप्रथम किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है सर्वप्रथम हड़प्पा की सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक का चिन्ह के अवशेष मिले हैं। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य की उपासना का अनुमान किस चिन्ह द्वारा लगाया गया, कौन सा प्राचीन चिन्ह है जो सूर्य की उपासना में प्रयोग किया जा सकता है। तो वो है स्वास्तिक का निशान जो है, ये यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात में स्थित रंगपुर और रोजदी सैंधव सभ्यता के उत्तरोत्तर अवस्था का बोध कराते हैं। उत्तरोत्तर अवस्था यानी कि बाद की अवस्था का बोध कराते हैं। कहाँ, गुजरात में कहाँ, रंगपुर और रोजदी। ये याद रखेंगे पॉइंट। रंगपुर और रोजदी सैंधव सभ्यता के किस अवस्था का, उत्तरोत्तर अवस्था का बोध कराते हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं, बनावली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की दो अवस्था हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवस्था के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट है कि दोनों अवस्था, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन, हड़प्पा के पूर्व की अवस्था और हड़प्पा के समय की अवस्था के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं बनावली और कालीबंगा में सिंधु सभ्यता के। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सैंधव सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात 4:2:1, यानी कि लंबाई जो है 4 रहेगी, चौड़ाई 2 रहेगी और ऊंचाई 1 रहेगी। तो इस सिंधु सभ्यता के प्रयुक्त ईंटों का अनुपात क्या है, 4:2:1। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रखते हैं। पहली बार, नेक्स्ट पॉइंट है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोगों ने कपास का उत्पादन किया, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों ने कपास का उत्पादन किया था, उसको कपास को उपजाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत, लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियों एवं सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि घोड़े के दांत कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और लोथल से क्या मिले हैं, घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ मिली हैं। और सुरकोटदा से क्या मिले हैं, घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। घोड़ा तीनों में है, तीनों में घोड़े के कहाँ से दांत मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और कहाँ से लघु मूर्तियाँ मिली हैं, तो लोथल से मिली हैं। और सुरकोटदा जो है वो घोड़े की अस्थियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। बहुत स्टूडेंट्स याद रखेंगे इस पॉइंट को, ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जुते हुए खेत का प्रथम साक्ष्य, यानी खेत जो है जोता गया है, कहाँ कब मिला है प्रथम साक्ष्य,
यह प्राप्त हुआ है सैंधवकालीन पुरास्थल। सैंधवकालीन पुरास्थल कौन सा है? कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राप्त हुआ है कि जो खेत जो है जोता गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। लोथल से क्या मिला है? चावल मिला है। यहाँ से ये याद कर सकते हैं कि चावल का लास्ट में चावल लोथल, यहाँ से ये पॉइंट से आप याद कर सकते हैं कि चावल और लोथल कैसे है। आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सैंधव मुहरों में एक सैंधव मुहरों में क्या है? एक श्रृंगी साण के उत्कीर्ण चित्र सर्वाधिक मिले हैं। श्रृंगी मतलब एक सिंग वाला साण। तो किसके? सैंधव सिंधु सभ्यता के मुहरों मतलब कि उसके मुहर मतलब मुद्रा पे एक सिंग वाला साण का सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण चित्र प्राप्त हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है सैंधव सभ्यता के मुहरों पर या मुद्राओं पर किसका चित्र सर्वाधिक मिला है? तो एक सिंग वाले साण का चित्र सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा कालीन पुरास्थलों में कालीबंगा एवं लोथल से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ से ये पॉइंट है कि हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से और लोथल से। आपको बता देते हैं बस 6 ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पाकालीन है जिनको नगर की संज्ञा मिली है। तो अक्सर जो होता है कोई ना कोई साक्ष्य जो होता है नगर से ही प्राप्त होता है। आपको 6 नगर मैंने अभी पढ़ाया है, आप उस 6 नगर को याद कर लेंगे, दिमाग में डाल लेंगे। तो वो है कालीबंगा और लोथल से हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। हवन कुंड यह होता है, हवन कुंड एक चौड़ा होता है, वर्ग के आकार का होता है और सीढ़ीनुमा होता है और इसमें जो है आग जलाई जाती है और इसके चारों तरफ ऋषि मुनि जो होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो बैठे रहते हैं और इस हवन कुंड में क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं और उसमें लेकर मंत्र पढ़ के स्वाहा। आप देखे होंगे अक्सर शादी विवाह में भी ये हवन कुंड बनाया जाता है। आप टीवी पर देखे होंगे, किसी पौराणिक धारावाहिक में आप देखे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो ये हवन कुंड कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा से। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा। ये पूछ सकता है मेलुहा किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम क्या है? मेलुहा। या ये पूछ सकता है कि सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको आंसर ऑप्शन समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि बच्चों को आंसर सही, उनको आंसर आँख के सामने है लेकिन वो पढ़े नहीं है तो आंसर नहीं जान पाएंगे। तो मेलुहा जो है वो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन है? तो सरस्वती है। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन है? तो नदी सरस्वती को माना गया है ऋग्वैदिक काल में। अब इस समय हम लोग वर्तमान में गंगा नदी को पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरस्वती एवं दृष्टदती नदियों के बीच के स्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। तो किस नदियों के नाम को? सरस्वती एवं दृष्टद्वती नदियों के बीच के स्थान को क्या जाना जाता है? ब्रह्मवत के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से ये पॉइंट बनता है कि ब्रह्मवत किन किन 2 नदियों के बीच के स्थान को जानते हैं? तो सरस्वती और दृष्टद्वती, जिस नदी का नाम आप सुने भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इंद्र थे। ये कई ज्ञान में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऋग्वैदिक के पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो यहाँ से ये पॉइंट बनता है कि शूद्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। या फिर किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? शूद्र का, वैश्य का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का। तो शूद्र का सबसे सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में मछली और नमक का उल्लेख नहीं मिलता। अब बताइए ऋग्वेद में जो है मछली का एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ है और नमक का तो एक बार नाम भी नहीं लिया गया है। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो मछली का और नमक का। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार 275 बार एवं विष शब्द का प्रयोग 170 बार हुआ है। तो ऋग्वेद में कौन सा शब्द का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? तो जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है और विष शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक कालीन सब समाज जो है पितृसत्तात्मक होता था, यानी कि पिता की सत्ता चलती थी ऋग्वैदिक कालीन में। और ऋग्वैदिक कालीन में प्रशासन तंत्र कैसा था, तो राजतंत्रात्मक प्रशासन था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ईरानी भाषा के ग्रंथ अवेस्ता की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है। तो यहाँ से ये पॉइंट बनता है कि भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद की तुलना किस विदेशी भाषा के ग्रंथ से की जाती है, तो ईरानी भाषा के ग्रंथ अवेस्ता से भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद की तुलना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आर्य भारत में सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। यहाँ से एक पॉइंट या एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके लिए स्पेशल लाई हूँ स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट से आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन बन रहा है। तो आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ किस प्रदेश में बसे थे, तो सप्त सैंधव प्रदेश में आकर रहने लगे थे। ऋग्वैदिक कालीन की महिलाएं सभा और विधत में भाग लेती थी। तो ऋग्वैदिक कालीन की महिलाएं किस में भाग लेती थी, तो सभा में भाग लेती थी और विदत में भी भाग लेती थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस काल की महिलाएं सभा एवं विदत में भाग लेती थी, तो ऋग्वैदिक कालीन की महिलाएं सभा एवं विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेद में मात्र एक धातु अयस का उल्लेख मिलता है। यहाँ से ये पॉइंट मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में किस एकमात्र धातु का उल्लेख मिलता है, तो अयस धातु का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इतने सारे लोगों का जो है शिल्पी हैं उनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सैनिक कार्य का संचालन रात्र, गण, ग्राम एवं सर्ग जैसी कबायली इकाइयाँ करती थीं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में सैनिक कार्य का संचालन कौन कौन सी इकाइयाँ करती थी, तो व्रत, गण, ग्राम एवं सर्ग जैसी कबायली इकाइयाँ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार चर्चा की गई है और यमुना नदी की 3 बार चर्चा की गई है, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन में भी गंगा नदी थी। ऋग्वैदिक कालीन में गंगा नदी उपस्थित थी और यमुना नदी भी थी। तो गंगा नदी को 1 बार और यमुना नदी को 3 बार उल्लेख किया गया है। इस ऋग्वैदिक काल इसका नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण फसल जो थी यव यानी कि जौ एवं गेहूँ थी। तो ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण फसल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण फसल क्या थी, तो जौ थी और गेहूँ थी, जिसको यव बोलते हैं। इसी के साथ ये हम लोग का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ, जो कि आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है, जो टीजीटी के लिए आप सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं और साथ में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं हो सकूँ मोटिवेट। तो मिलते हैं नए पॉइंट में, नए वीडियो के साथ, नए पॉइंट के साथ, नए आपको टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।